एमबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज से हम इंग्लिश सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से प्रारंभ करके हम हाई लेवल तक की इंग्लिश हम सीखेंगे। हाई लेवल का मतलब यहाँ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश का जो लेवल आता है वहाँ तक हमें सीखना है, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे ताकि यदि कोई भी बिगिनर्स है, यदि कोई बिगिनर है यानी पहली बार वो इंग्लिश पढ़ रहा है तो वो भी सीख पाए, इसलिए हम एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी ये क्या है। तो हमें पता चलता है, हम सभी को पता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज यानी कि भाषा है। अब हमारे पास एक शब्द निकल के आया है कि इंग्लिश क्या है, एक भाषा या लैंग्वेज है, हम जिसे कह रहे हैं। तो अब हम जानते हैं कि भाई ये लैंग्वेज क्या चीज़ है और ये लैंग्वेज क्या चीज़ है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों है। जब हम ये जानने निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि लैंग्वेज क्या है, वो भावों या विचारों को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। यानी कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने भाव या विचारों को किसी के सामने प्रदर्शित कर सकता है या व्यक्त कर सकता है, सामने वाले को बता सकता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, हमारे क्या विचार हैं। इसका एक माध्यम है, एक मीडियम है लैंग्वेज। अगर हम थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में जानें कि लैंग्वेज का विकास कैसे हुआ है, आखिर लैंग्वेज है क्या, पहले तो ये हमें जानना है। और आखिर ये लैंग्वेज निकल के कैसे आई, क्या चीज़ है और ये कैसे इसका विकास हुआ है। तो हमें पता चलता है कि भाषा का विकास कई चरणों में हुआ है। प्रारंभिक मानव अपने मन के भाव को, अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए क्या करता था, वो पहले अंग विक्षेप यानी कि अपने हाव भाव के द्वारा अपने मन के भाव को व्यक्त करता था। यह क्या करता था, अपने हाथों को हिला करके वो जो कहना चाहता था उसे अपने हाथों को हिला करके बताता था सामने वाले को। यानी अपने जो उसके मन में जो विचार हैं वो मूवमेंट से, हाथों के मूवमेंट से समझा पाता था। एकदम शुरुआती मानव इस प्रकार से अपने भाव के व्यक्त करता था। उसके बाद उससे जो विकसित मानव आया, उसने अपने मन के भाव को व्यक्त करने के लिए गाने या गुनगुनाने जैसी मौखिक या हम कह लें अशाब्दिक संचार प्रणाली का प्रयोग किया उसने। यानी अभी वो शब्द नहीं बोल पाता था, ठीक है, कुछ ऐसे गाने या गुनगुनाने टाइप के जैसे कोई मौखिक आवाज़ें निकाल करके वो अपने विचार या अपने मन में जो भी भाव आ रहे हैं उसको सामने वाले मानव को समझाने का प्रयास इस तरीके से करता था। फिर उससे भी जब विकसित मानव आया जिसमें वाणी का प्रारंभ हुआ संभवतः, और वो वाणी का प्रारंभ आह्वान मतलब किसी को बुलाने की क्रिया से आरंभ हुआ। और ये घटना जो है इस प्रकार का जो मानव है जो बुला सकता था या आह्वान कर सकता था, किसी को बुला करके जो अपने भाव बता सकता था, इस प्रकार का मानव वर्तमान से 20 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर था। अभी ये मानव जो है वो अपने आह्वान तो कर सकता था, बुला सकता था, सामने वाले मानव को जो है आवाज़ लगा सकता था, लेकिन इस प्रकार के मानव में भी ठीक प्रकार से स्वर तंत्रों का विकास नहीं हुआ था। स्वर तंत्र मतलब क्या है, स्वर तंत्र है कि इसका मतलब ये सही प्रकार से अभी जो हम आज ध्वनि पढ़ते हैं, जो हम एक एक ध्वनि पढ़ते हैं वो ध्वनि ये सही प्रकार से नहीं निकाल पाता था। ऐसा जो सही प्रकार से ध्वनि निकल पाती थी, जिस मानव के अंदर से सही प्रकार से जो उच्चारण कर पाता ध्वनि का, वो आज से वर्तमान से 2 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर आया, जिसे आप होमो सैपियंस कहते हैं। यानी मानव का वर्तमान जो रूप है वो 2 लाख वर्ष पहले आया। ऐसे प्रकार के मानव में जब ये ऐसे प्रकार के मानव जो है उसने
स्पष्ट रूप से बोले जाने वाली भाषा उसी मानव के साथ में अस्तित्व में आई। तो इस तरीके से हमने देखा ये भाषा क्या है। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता रहा और यही ध्वनियाँ आगे चल कर के भाषा के रूप में विकसित हो गई। इसका मतलब हमने क्या जाना, हमने ये जाना इस प्रकार से कि भाषा का विकास कैसे हुआ। भाषा का विकास उन्हीं ध्वनियों से हुआ जो आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस ने अपनी बुलाने की क्रिया में प्रारंभ किया था। तो इस तरीके से हम एक शब्दों में अगर कहें तो भाषा क्या है, भाषा भावों या विचारों को प्रदर्शित करने का मौखिक रूप है। ये तो वो मौखिक रूप यानी हम ओरली ऐसे बोल करके जो बताते हैं, ये क्या है, ये भाषा का ये रूप था। अभी इसको लिखित रूप नहीं प्राप्त हुआ था। अगर हम लिखित रूप की बात करें कि भाई अभी ये लिखित रूप में कैसे आया, तो हम जानते हैं कि इस प्रकार की भाषा को लिखित रूप जो मिला वो कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है। प्रारंभिक मानव ने अपने विचारों को लिखित रूप देने के लिए आज से 40,000 से 35,000 वर्ष पहले जो है उसने कला का प्रयोग किया। उसने कला के माध्यम से इसको लिखित रूप दिया। इस तरीके से हम देखते हैं जो हमारी जो बोलने वाली भाषा थी, जो उच्चरित भाषा थी, उसको लिखित रूप दिया गया कला के माध्यम से। और ये लिखित रूप को हम आज क्या कहते हैं, उस भाषा की लिपि कहते हैं। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि भाषा जो है वो भाव या विचारों को अभिव्यक्त करने का मौखिक रूप है और उसी भाषा को लिखित रूप जो दिया जाता है, उसका लिखित रूप जो है उस भाषा की लिपि कहलाती है। इस प्रकार पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले मानवों ने अपने लिए एक अलग भाषा विकसित की। पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के मानव रहते थे और उन्होंने सभी ने अपने लिए एक अलग अलग प्रकार की भाषा विकसित की। उस भाषा का लिखित रूप भी अलग अलग होता था। और उस भाषा का लिखित रूप यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, लिपि की बात कर रहे हैं। लिपि को इंग्लिश कहते हैं स्क्रिप्ट। यानी हर इस प्रकार से हम कह सकते हैं हर भाषा की एक अलग अलग लिपि विकसित हुई। हर भाषा अलग थी क्योंकि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मानव रहते थे और उन्होंने अलग अलग भाषा विकसित की और हर भाषा की अलग अलग लिपि विकसित हुई। आधुनिक काल में हम आते हैं तो आधुनिक काल में पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में रहने वाले मानवों को एक दूसरे के विचारों या भावों को समझने के लिए एक दूसरे की भाषाओं एवं लिपियों को जानना और सीखना पड़ता है। इसी क्रम में आज हम भी दूसरे पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में रहने वाले जो मानव थे, जैसे आप कह सकते हैं ब्रिटेन में, उनकी भाषा क्या थी, उनकी जो मातृभाषा वो इंग्लिश है उन लोगों की। तो उनके भावों को समझने के लिए, उनके विचारों को समझने के लिए हमें इंग्लिश सीखनी पड़ रही है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारा निष्कर्ष ये निकला, हम यहाँ से ये जानते हैं कि हमारा निष्कर्ष ये है यहाँ पे कि प्रत्येक भाषा की एक अलग अलग लिपि होती है। यानी हर भाषा की एक लिपि होती है, हर भाषा की एक लिपि होती है। और भाषा क्या है, भाषा भाव या विचारों की अभिव्यक्ति का एक मौखिक रूप है और जो है उसका भाषा का लिखित रूप जो है उस भाषा की लिपि कहलाती है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि प्रारंभिक मानव ने 3 माध्यमों से पहले अपने भाव विचार व्यक्त करते थे। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अगर हिंदी की बात करें, जो हिंदी भाषा है हमारी, ये एक लैंग्वेज है। हिंदी या संस्कृत, इसकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। अच्छा, लिपि की जो हम बात कर रहे हैं, उस भाषा को जो लिखित रूप में दिया जा रहा है, लिखित रूप कैसे दिया जाएगा, यानी प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग आकृति बनाई जाती है। जैसे हिंदी में बात करें हम, देखिए तो हिंदी में क्या बनाया गया, का को ऐसे लिखा जा रहा है। लेकिन अगर यही अंग्रेजी में बात करें हम, तो अंग्रेजी में हम का को कुछ ऐसे लिख लेते हैं, इस तरीके से।
तो देखिए ये अलग आकृति है, ये अलग आकृति है। तो इस तरीके से ये हिंदी भाषा की लिपि है। देखिए हिंदी भाषा में का ऐसे बनाया गया, खा को हमने ऐसे बनाया, जबकि यही इंग्लिश में क्या होगा ऐसे, ये पंजाबी में अलग तरीके से लिखा जाएगा। तो ये हिंदी भाषा की लिपि हो गई, यानी स्क्रिप्ट हो गई। तो हिंदी भाषा की जो लिपि थी उसको नाम दिया गया देवनागरी लिपि, यानी इसे हम क्या कहेंगे, ये है देवनागरी लिपि में है, हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में है। और संस्कृत की भी लिपि जो है वो देवनागरी है। ऐसे ही अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन लिपि है, पंजाबी की लिपि होती है गुरमुखी लिपि, उर्दू या फारसी की लिपि फारसी ही होती है, और अरबी की अरबी ही लिपि होती है। लिपि का मतलब है उस भाषा के जो अक्षर प्रदर्शित किए जा रहे हैं उनकी आकृति कैसी है, उसमें कितने अक्षर प्रयोग हो रहे हैं, और उन अलग अलग अक्षरों की जितने भी अक्षर प्रयोग हो रहे हैं उस भाषा को प्रदर्शित करने के लिए उनकी आकृति कैसी है, उन सबको सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं उस भाषा की, यानी ये स्क्रिप्ट होती है। और हमने क्या देखा, हमारा निष्कर्ष रूप में जो निकला इतनी देर की बात का जो हमने किया उसका निष्कर्ष ये निकला कि प्रत्येक भाषा की, यानी भाषा क्या है, उनके भाषा जो है वो भावों को अभिव्यक्त या प्रदर्शित करने का मौखिक रूप है, यानी ओरल फॉर्म है। और लिपि क्या है, उस भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन आकृतियों का प्रयोग किया जा रहा है वो सब क्या है, वो लिपि कहलाती, उस भाषा की लिपि कहलाती है। तो ये क्या है, ये भावों की अभिव्यक्ति का लिखित रूप है, रिटन फॉर्म है। और ये लिपि का मतलब क्या है, लिखित रूप मतलब अक्षरों की संरचना या आकृति, यानी शेप ऑफ लेटर्स। उस भाषा को जिन लेटर्स के माध्यम से दिखाया जा रहा है उनकी शेप को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब हम एक शब्द की बात करते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड है जॉर्गन। जॉर्गन शब्द का मतलब ये होता है कि एक विशेष क्षेत्र के जो टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल मतलब तकनीकी कह लें आप, टेक्निकल टर्म यानी हर विशेष क्षेत्र के कुछ विशेष शब्द होते हैं जो उस क्षेत्र में काम करने वाले लोग ही समझ पाते हैं। उस प्रोफेशन में जो लोग हैं वही लोग उसे समझ पाते हैं, बाकी अलग अलग क्षेत्र के लोगों के लिए वो टर्म जो है, वो टर्मिनोलॉजी जो है वो समझना मुश्किल होता है। यानी हम कहें किसी निश्चित क्षेत्र के जो टेक्निकल टर्म हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जॉर्गन कहते हैं। और ये निश्चित फील्ड, अगर कोई निश्चित फील्ड है, निश्चित कोई सेक्टर है, या हम कह लें कोई एक पार्टिकुलर प्रोफेशन है। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, वर्ड्स, यानी जॉर्गन ऐसे वर्ड्स को या ऐसे एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्तियों को कहा जाता है दैट आर यूज, जो यूज किए जाते हैं एक पार्टिकुलर प्रोफेशन के द्वारा या एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। और ये दूसरों के समझने के लिए क्या होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं। जैसे आप ये बात कर लीजिए भाई, जैसे मेडिकल फील्ड में आप जाते हैं तो मेडिकल फील्ड में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे हम कहें जो ब्लड कैंसर होता है उसे ल्यूकीमिया कहते हैं, क्या कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसे क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया कहते हैं। अब ये ल्यूकीमिया देखिए ये क्या है, ये ब्लड कैंसर है, जबकि इसका टेक्निकल टर्म में नाम ये है। तो ऐसे ही किसी भी आप सब्जेक्ट में जब जाएंगे तो उस सब्जेक्ट के क्षेत्र में जो टर्मिनोलॉजी होगी उसे जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक हम उस क्षेत्र को बहुत बेहतर रूप में नहीं समझ पाएंगे। तो हम एकदम शुरुआती से लेकर के हर टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए पहले हम क्या है, हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो सीखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इस क्षेत्र की जो टेक्निकल टर्म है उनको हमें जानना अति आवश्यक है, क्योंकि उनका बार बार प्रयोग होता रहेगा आगे जा कर के, इसलिए हम उनको जानेंगे। जैसे कि देखिए इसमें क्लॉज, ये क्लॉज क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, सिलेबल्स क्या हैं, ये सब क्या हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज के फील्ड में जो है हमें क्या होगा, ये टेक्निकल टर्म आएंगे जिनका प्रयोग बार बार होता रहेगा। तो हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे डिटेल में। हम जब काफ़ी चीज़ें सीख चुके होंगे तो हम डिटेल में जान पाएंगे। जैसे सबसे पहले देखिए कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज को प्रदर्शित करने के लिए हमने कहा किसी लैंग्वेज को जो लिखित रूप दिया जाता है उसमें हर एक ध्वनि के लिए एक अलग अलग लेटर बनाया जाता है, उस लेटर की आकृति अलग अलग होती है। जैसे हमने स्क्रिप्ट पढ़ा, जो स्क्रिप्ट में क्या है, स्क्रिप्ट का मतलब है उस भाषा के
जो लेटर्स होंगे उनकी क्या आकृति है। तो पहले हम लेटर्स जान लें। लेटर्स क्या होते हैं, उस भाषा में कितने वर्ड, कितने लेटर्स को प्रयोग कर रहे हैं। यानी हम कह लें सभी लेटरों का समूह को एक नाम देते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं उसको। यानी किसी भी लैंग्वेज को हम प्रदर्शित करने के लिए जितने भी लेटर्स प्रयोग करने वाले हैं, उन लेटर्स का जो ग्रुप है, उनका जो समूह है, उसे हम क्या कहते हैं, उस भाषा का अल्फ़ाबेट कहते हैं। यानी हर भाषा का, प्रत्येक भाषा का अल्फ़ाबेट होगा। और अल्फ़ाबेट क्या है, उस भाषा को प्रदर्शित करने के लिए जिन ध्वनियों या हम कह लें जिन लेटर्स का प्रयोग किया जाता है, उन सभी लेटर्स का ग्रुप क्या होता है, वो उस लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट कहलाता है। जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट क्या है, ए से लेकर के जेड तक जो ये सारे अक्षर हैं, 26 जो लेटर्स हैं, ये इनको हम क्या कहेंगे, ये 26 लेटर्स हैं, इन्हीं को हम लेटर्स कह रहे हैं। तो लेटर्स को हिंदी में वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी अब हम बात करें किसी भी लैंग्वेज का जो अल्फ़ाबेट है उसका एक सिंगल कैरेक्टर, जैसे ए बात करें, बी बात करें, क्या एक सिंगल कैरेक्टर है, इसको हम लेटर के नाम से जानते हैं, यानी वर्ण या अक्षर के नाम से जानते हैं। और उस भाषा को प्रदर्शित करने के लिए, लिखित रूप देने के लिए जितने लेटर्स का प्रयोग करना होगा, वो क्या होता है, उस भाषा का अल्फ़ाबेट होता है। तो ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ये है। अब हिंदी में जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि भाई कुछ लेटर्स, अच्छा ये लेटर्स क्या है, लेटर्स ये ध्वनियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे हमने बात की कि भाषा कहाँ से निकल गई, ध्वनियों, जो ध्वनि थे उन ध्वनियों का लिखित रूप है ये। तो जिस लेटर्स के प्रोनाउंसिएशन के लिए हमें जो है किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं कि ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जिनके प्रोनाउंसिएशन के लिए जो है हमें किसी अन्य पे निर्भर नहीं होना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। वैसे इंग्लिश में भी ये कि 5 हमारे वॉवेल हैं, ए आई ओ ई और ओ यू, ये 5 जो है ये इसी 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स जो हैं हमारे ये वॉवेल हैं। और ये हमारे बाकी जो बचे 21 वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट है। आगे हम अगले पार्ट में अब देखेंगे। हमने आज अभी कुल मिलाकर के इस पार्ट में जो जाना है वो हमने ये जाना है कि भाई भाषा क्या है, भाषा भाव या विचारों की अभिव्यक्ति का ओरल फॉर्म है। और इस स्क्रिप्ट, प्रत्येक भाषा की एक अलग स्क्रिप्ट होती है। और स्क्रिप्ट क्या है, उस भाषा में टोटल कितने लेटर्स प्रयोग होने वाले हैं, उन लेटर्स की जो आकृति, जो संरचना है, जो शेप है उनका, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं उस भाषा की। यानी कि भावों की अभिव्यक्ति का लिखित रूप है, यानी रिटन फॉर्म है, वो लिपि है, यानी ये स्क्रिप्ट है। जॉर्गन हम देखते हैं। अब जॉर्गन देख रहे हैं। जॉर्गन में हमने पहले देखा लेटर्स अल्फ़ाबेट देखा। तो अल्फ़ाबेट क्या है, सभी लेटर्स के ग्रुप को, उस भाषा को प्रदर्शित करने के लिए जितने लेटरों का प्रयोग होगा, जितने अक्षरों या वर्डों का प्रयोग होगा, उन सभी के समूह को हम अल्फ़ाबेट कहेंगे उस भाषा की। और उसमें से किसी एक को ले लेते हैं, सिंगल कैरेक्टर को ले लेते हैं, सिंगल लेटर को ले लेते हैं। सिंगल कैरेक्टर को हम क्या कहेंगे, उसमें से लेटर कहेंगे। अब हम देखेंगे कि व्याकरण क्या है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर जिसे हम कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर अगर हम देखते हैं तो ग्रामर क्या है, अब हमारे पास क्या है, उस लैंग्वेज को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास क्या आ गया, लिखित रूप देने के लिए लेटर्स आ गए हैं। लेटर्स, अच्छा इस बात में ध्यान रखें, लेटर्स का जो सामने से देखने पे किस आकृति के लग रहे हैं, वो क्या है, वो उसकी स्क्रिप्ट है। और ये क्या है, इस तरीके से किसी भाषा को प्रदर्शित करने के लिए जितने लेटर्स का हम प्रयोग करने वाले हैं, इन लेटर्स को एक दूसरे के साथ में क्या, एक दूसरे के साथ में रखेंगे, एक समूह बनाएंगे। यानी अगर हमें भाषा को लिखित रूप में दर्शाना है तो इन्हीं, जो जैसे इंग्लिश में 26 लेटर हैं, तो इन्हीं 26 लेटर्स को हम क्या करेंगे, का एक समूह बनाएंगे कि भाई 4 लेटर्स का समूह बना लेंगे, 3 का, 5 का, 6 का। ऐसे लेटर्स का जो समूह बनेगा वो क्या कहलाएगा, एक वर्ड कहलाएगा, एक वर्ड कहलाएगा। वो वर्ड जो होगा, देखेंगे वो वर्ड जो होगा, वो वर्ड एक सार्थक अर्थ दे रहा होगा, यानी मीनिंगफुल
मीनिंगफुल वर्ड होगा वो, यानी उससे एक मीनिंग निकल रही होगी। तो ऐसा लेटर्स का ऐसा ग्रुप किसी खास नियम से बनाए जाते हैं, ऐसे ही वर्ड बन जाएगा। फिर वर्ड वर्ड को इकट्ठा करके क्या बनेगा, एक सेंटेंस बनेगा। तो इस तरीके से ये किस नियम के तहत ये सारी चीज़ें बनेंगी, वो क्या कहलाता है, वो उस लैंग्वेज का ग्रामर कहलाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम शब्दों को देखें तो किसी भाषा की लिखित रूप में अभिव्यक्ति उसके वर्णों या अक्षरों के माध्यम से ही की जा सकती है। क्या करेंगे, देखिए लिखित रूप में अगर हम उस भाषा के माध्यम से कोई भाव को हम दर्शा या विचारों को दर्शाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम इन्हीं वर्णों या अक्षरों के माध्यम से वो दर्शाएंगे। अब इन वर्णों के बीच में संबंध स्थापित होगा, और वो संबंध स्थापित करने वाले जो नियम हैं, उन्हीं नियमों को ही हम क्या कहते हैं, उस भाषा का ग्रामर कहते हैं। यानी ग्रामर क्या है, ग्रामर अब हमने जो पढ़ा है कि हम किसी भाषा को जिन लेटरों के माध्यम से लिखित रूप दे रहे हैं, वो लिखित रूप देने के लिए हम उन लेटर्स को एक निश्चित नियमों से जोड़ते हैं। वही जो निश्चित नियम है, उस नियमों का समूह जो है वो उस लैंग्वेज का व्याकरण यानी ग्रामर कहलाएगा। तो हम अगले पार्ट में देखेंगे कि भाई और टेक्निकल टर्म क्या हैं इस फील्ड के, और कैसे ग्रामर के माध्यम से इन लेटर्स को एक निश्चित रूप में जोड़ा जा रहा है, जो एक मीनिंग दे रहे हैं, मीनिंगफुल होते हैं। तो ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।